नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। दिल्ली के चुनाव की सियासी सरगर्मी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज आए तो थे दिल्ली को विकास की सौगात देने के लिए, जिसमें उन्होंने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्के मकानों का तोहफा भी दिया। तो वहीं नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सौगात दी। सीबीएसई को द्वारका में नए दफ्तर का तोहफा दिया। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी 600 करोड़ की योजना का भी शिलान्यास किया, जिसमें वीर सावरकर कॉलेज भवन भी शामिल है। लेकिन दिल्ली को ढेर सारी सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली की चुनावी फिजा को और ज्यादा गर्म कर दिया है। उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10 साल से आपदा आई हुई है। उसके बाद उन्होंने खूब आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर एक एक करके भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने दिल्ली में बच्चों की शिक्षा का मुद्दा उठाया, आयुष्मान योजना का लाभ न मिलने का मुद्दा उठाया। तो वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे से लेकर यमुना की सफाई के मुद्दे पर भी उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी की सरकार नजर आई। बिना नाम लिए शीश महल के जरिए अरविंद केजरीवाल पर भी सीधा निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में विकास कार्य तभी हो पाएंगे जब यहां की आप सरकार जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के जुबानी हमले के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने पीएम के आपदा वाले वार का पलटवार भी आपदा वाले शब्दों से ही किया। उन्होंने कहा दिल्ली में बीजेपी की 3 आपदाएं हैं। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं, नैरेटिव नहीं, एजेंडा भी नहीं है। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने झुग्गी झोपड़ी वालों को घर बांटने पर भी मोदी सरकार को घेरा है। बीजेपी झुग्गी झोपड़ी वालों और गरीबों से नफरत करती है और मकान बनाने की बजाय झुग्गी झोपड़ी तोड़ देती है। ये बातें उनकी ओर से की गई। कुल मिलाकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के आरोपों पर पलटवार करने की कोशिश की कि इसके वार में कितनी धार है, जनता के सामने कौन होगा असरदार। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल की चर्चा करेंगे। उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया। मोटे मोटे तौर पे 4700 मकान बनाए हैं 5 साल में। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए। 4700 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला। दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। उस काम को लोग आपदा नहीं, आशीर्वाद कहते हैं। दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खा के अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं। जब यह आपदा जाएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, पर से सीना चोरी। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। तो आपदा वाला प्रहार दिल्ली में देख रहे हैं आप किस तरह से बीजेपी वर्सेस आप सरकार का ये दांव चला जा रहा है। दोनों तरफ से जुबानी तीर जमकर छोड़ गए हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए महादंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के मैं पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ ही देर पहले चूंकि अरविंद केजरीवाल की ओर से ताबड़तोड़ आप लोगों के ऊपर हमले किए गए हैं, ये कहते हुए ना सीएम का चेहरा है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई नीति है, ना नियत है आप लोगों की। क्या है सुधांशु जी जवाब इस पर, केजरीवाल के आरोपों पर? चित्रा जी, अगर आम आदमी पार्टी ये कहे सीएम का चेहरा है, तो बड़ी मजेदार बात यह है कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है वो चेहरा या मुखौटा वही नहीं बता पा रही है।
मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं और वो अपने मुंह से कहती हैं कि वो अस्थायी मुख्यमंत्री है। अब बताइए, योजना जारी होती तो केजरीवाल कवच है। अरे भाई, केजरीवाल जी आज की डेट में ऑफिशियली क्या है दिल्ली सरकार में? ना सीएम है, ना डिप्टी सीएम है, ना मिनिस्टर है, और ना नेता संसदीय नेता विधायक दल है। अब आप समझ लीजिए, जो सीएम हो के चेहरा बदल रहे हैं, जो सीएम हो के सीएम को मुखौटा बना के रखे हुए हैं, मुझे लगता है उनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता, चूंकि ये आम आदमी पार्टी के। और आप एक और बात देखिए, मुख्यमंत्री के मुद्दे के ऊपर इसे एक संस्कृत में कहावत होती है, संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति। जैसी संगति होती है वैसे ही दोष और गुण आ जाते हैं। जैसे कहता ना, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। जैसे ये इंडिया गठबंधन में गए कांग्रेस के साथ, तो एक दौर था जब कांग्रेस के पीएम के ऊपर एक सुपर पीएम होता था। आज दिल्ली में इनकी सरकार है, सीएम के ऊपर सुपर सीएम आ गया। मतलब ऐसा कांग्रेस के रंग में रंगे कि भ्रष्टाचार के नाना प्रकार के विविधतापूर्ण आरोप, मतलब जितने कांग्रेस के ऊपर लगे थे उससे कम नहीं है नाना प्रकार के आरोप। अब सरकार चलाने के स्टाइल में भी वही आरोप। और आप एक और बात देखिए, आम आदमी पार्टी का एक संविधान था जिसमें था कोई एक बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रहेगा जी। तो केजरीवाल जी को 2013 के बाद 16 में हटना था, फिर चुनाव के आधार पर आगे कर दिया गया, और अब वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया गया 2021 में। यानी कांग्रेस की तरह ही हो गया, आप जीवन पर जब तक ये चाहे तब तक रह सकते हैं। इसे कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, या जी। लेकिन बीजेपी के लिए ये दर्द वाली बात तो है ना कि सीएम का कोई चेहरा नहीं है जिसको लेकर बार बार वो आपको घेरते हैं। मलविंदर सिंह कांग जी भी आम आदमी पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन एक और सवाल जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है प्रधानमंत्री के पास और भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, एलजी पुलिस और 7 एमपी आपके हैं, आपने दिल्ली में काम किया होता तो फिर इस तरह के आरोप लगाने के लिए आपको सामने नहीं आना पड़ता। यह भी कहते हुए उनकी ओर से वार किया गया है आपके ऊपर। देखिए, पुनः मैं कहना चाहूंगा, 10 साल से दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी। और भारत के इतिहास का सबसे प्रचंड बहुमत रहा है। 70 में 67, मैं चुनौती से कहता हूं पूरे 75 साल के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में किसी के पास नहीं। फिर 70 में 63, आप समझिए इतना जबरदस्त बहुमत। और उसके बाद क्या क्या दावे थे, जमुना ठीक कर दूंगा, आज झाग से भरी जमुना देख लीजिए, बिजली के तार खत्म कर दूंगा, तो आप देखिए पिछली जुलाई में एक 26 वर्ष का युवक उसी बिजली के तार से मारा गया, किस ढंग से बाढ़ का पानी घुसा, सड़कें वो हुई, वो सारी बातें दिखाई पड़ रही हैं। और कुल मिला के क्या किया, इस सरकार की एक ही उपलब्धि है, भारत के इतिहास की इकलौती सरकार है 2 मायनों में, जहां शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री दोनों एक थे। शिक्षा मंत्री ने यह योजना निकाली थी बतौर आबकारी मंत्री कि एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री मिलेगा। ऐसा अद्भुत आपने उदाहरण भारत के इतिहास में नहीं देखा होगा। और दूसरा उदाहरण जो इन्होंने प्रस्तुत किया कि अनेक मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। लालू प्रसाद यादव जी ने भी 1997 में जेल गए, तब हमारी सरकार नहीं थी और मोदी जी और अमित शाह जी का कहीं उस समय सत्ता की राजनीति में नाम भी नहीं था। अब मैं बताना चाहता हूं, कम से कम इतनी मर्यादा तो रखी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये भारत के इतिहास के पहले सीएम बने जिन्होंने जेल में रह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। और आप देखिए, नाटक देखिए, बाहर निकल के इस्तीफा दे दिया। तो मुझे लगता है काम की बजाय जो काम तमाम किया है दिल्ली का जी, पूरी दिल्ली का आवाम उसे भली भांति समझ रहा है। ठीक है, मलविंदर सिंह कांग जी सांसद आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो जवाब देंगे। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी जुड़ चुके हैं, उनके माथे पर आधी धूप पड़ रही है आधी छांव है दिल्ली में, उसी तरह से उनकी पार्टी का भी इस वक्त स्थिति बन रही है, उनसे भी मैं जवाब लूंगी। लेकिन कांग साहब, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए हैं कि केंद्र सरकार की तमाम अच्छी योजनाओं का फायदा आप गरीब आदमी को लेते हुए नहीं देखना चाहते, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और आपको आपदा सरकार कहा है। और साथ ही सुधांशु जी ने भी जो आरोप लगाए आप सुन रहे थे, उस पर भी जवाब दीजिए। चित्रा जी, अगर प्रधानमंत्री जी के पास जी काम गिनाने के होते तो वो गालियां नहीं देते। दिल्ली में जैसा अरविंद केजरीवाल जी हमारे जो नेशनल कन्वीनर हैं, अभी सुधांशु जी कह रहे थे, वो क्या है, वो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, जो पिछले 10 साल में 2 स्टेट्स में सरकार बना चुकी है, जिसकी आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, जिसके गुजरात में भी एमएलए हैं, गोवा में भी एमएलए हैं, हमारे चंडीगढ़ में मेयर हैं, 10 राज्यसभा में एमपी हैं, 3 लोकसभा में एमपी हैं। हम काम की राजनीति करते हैं चित्रा जी। और दिल्ली में क्यों? क्योंकि सेंट्रल सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट है,
स्टेट सरकार के पास पूरे अधिकार क्षेत्र नहीं है, आधा अधिकार क्षेत्र सेंटर का है, आधा दिल्ली सरकार के पास है। हमने जो काम किया हम उसको लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। हमने अगर हम पे इल्जाम लगे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी ने कुर्सी को ठोकर मार दी। लोगों का मैंडेट, लोकतंत्र में लोगों का मैंडेट सर्वोपरि होता है। प्रधानमंत्री जी अगर देश के प्रधानमंत्री अगर आज आए थे दिल्ली में तो कोई काम गिनवाते, गालियां क्यों दे रहे हो? अरे आप 3 कॉलेजेस का आज शिलान्यास, पत्थर नी पत्थर रख रहे हो। हमने 3 झुग्गी वालों को घर और भी तमाम बातें, हमने 3 यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। हाँ, मैं उस पे आ रहा हूं। वो कह रहे हैं हमारी योजनाएं जो है, जो हेल्थ सेक्टर को, सेहत को लेकर जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना का लाभ जिसके पास स्कूटर है, घर है, पेंशन है, किस फ्रिज है, टीवी है, वो आयुष्मान योजना का लाभ ले ही नहीं सकता। तो क्या फायदा उसको उस योजना को लागू करने का? आज से 5 साल पहले, अरे जो गरीब ले सकता है उसको तो उसका फायदा दिलाइए। मलविंदर सिंह कंग जी, आप ऐसी बातें बोलेंगे तो लोग हैरान नहीं होंगे? आप कह रहे हैं जिसके पास फ्रिज, कूलर, टीवी है उसको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल सकता। वो लाभ तो गरीबों को देने के लिए आयुष्मान योजना लेकर आया गया है ना कंग साहब। ये तो भारत सरकार की योजना है, हमारी नहीं है। हाँ। उसमें दिल्ली के लोग ही कवर नहीं होते, इसलिए हमने अपनी योजना चलाई है। इसलिए हमने अपनी योजनाएं चलाई हैं। दूसरी बात, आज 1700 मकान की चाबी पर प्रधानमंत्री दे के गए। 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख मकान बनाएंगे। 5 साल में 4700 गरीबों के लिए मकान बनाए, तो कहां है काम इनके? दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो क्लासरूम बनाने, 20,000 से ज्यादा क्लासरूम बनाए हमने दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में। चाहे औरतों को बस फ्री हो, बिजली, पानी हो, तो आज लोगों की बुनियादी सुविधाएं, उनका बच्चा नहीं पढ़ेगा, बुजुर्ग को दवाई और बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है, तो कैसे देश और लोग आगे बढ़ सकते हैं? इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, ठीक है, जल्दी से एक शीश महल वाले आरोपों पर भी 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने अपने लिए कोई घर नहीं रखा क्योंकि मैं चाहता था कि गरीबों का भला हो, और इस वजह से उन्होंने झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए मकान बनाकर उन लोगों को सौंपे हैं। कंग साहब, 2700 करोड़ रुपए का मकान प्रधानमंत्री जी के लिए बन रहा है। 8400 8,000 करोड़ से ऊपर के जहाज में वो घूमते हैं, 10 लाख का वो सूट पहनते हैं, तो वो शीश महल की बात करेंगे? 2700 करोड़ रुपए का मकान अपने लिए बनवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते, 10 लाख का सूट पहनते। 2700 करोड़ का मकान कहां पर बन रहा है कंग साहब? कहां पे बन रहा है? ये दिल्ली में बन रहा है। कहां पे? ये दिल्ली में बन रहा है, पार्लियामेंट के पास, दिल्ली में बन रहा है। प्रधानमंत्री जी के लिए दिल्ली में बन रहा है। हालांकि पार्लियामेंट की पर कोई जगह होगी, 2700 करोड़ का मकान तो बहुत बड़ा हो गया ना, सिर्फ कहां पे बन रहा है? उस जगह का नाम तो बता दें आप। तो महल बनाए जा रहे हैं ना, कहां पे महल बनाए जा रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। पार्लियामेंट बिल्डिंग की भी जरूरत नहीं थी, हाँ, पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बना दी नई, उसकी भी जरूरत नहीं थी। एक एक पैसा आज देश के लोगों की जरूरत है, गरीबों के लिए, उसके लिए बताए। ये कह रहे थे अभी कोविड के दौरान कितने लोग मारे गए। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। राकेश जी के पास भी जाना है। आपने भी तमाम आरोप लगाए हैं। सुधांशु जी, आपने उनके आरोप सुन लिए, उस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पीएम के लिए भी 2700 करोड़ का घर बनाया जा रहा है। वो आरोप लगा रहे हैं कि नई संसद भवन बनाने की क्या जरूरत थी, और भी मुद्दों पर घेरा है बीजेपी को। देखिए, मुझे लगता है कि जो कांग साहब कह रहे हैं वो तो बहुत हास्यास्पद बात कह रहे हैं। उनकी पहली बात से देख लीजिए, उन्होंने कहा साहब दिल्ली में तो पूरी सरकार नहीं है, पूरी स्टेट की पावर नहीं, तो पंजाब में है तो पंजाब में करके दिखा देना चाहिए। महिलाओं को क्या क्या दे दिया। मुझे चाहिए जन लोकपाल, इस पे आई थी ना आम आदमी पार्टी, पंजाब में कर दिया जन लोकपाल ना। पंजाब में आए तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेके पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर पवित्र स्वर्ण मंदिर के गेट पर गोली चलने से लेके क्या क्या स्थिति हुई सबको पता है। अच्छा, इसलिए मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूं, जो मकान की बात कहते हैं महोदय, वो मोदी जी का मकान नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री का मकान है। और भारत की संसद नहीं बननी चाहिए थी, वाइसरॉय का जो हाउस था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो चलना चाहिए था, और वर्तमान समय की वो नहीं बननी चाहिए थी। गजब की आप बात करते हैं। और प्रधानमंत्री आवास से आप कैसे तुलना कर रहे हैं? एक मुख्यमंत्री, वो भी हाफ स्टेट के मुख्यमंत्री की। आपको पता है कि पीएम रेजिडेंस में किस ढंग की सिक्योरिटी होती है?
उसमें एयर कवर भी होता है। और इतना ही नहीं, अगर एटॉमिक वॉर हो जाए तो उसमें भी बचाव के लिए पीएम क्या होता है, ऐसी बचकानी हास्यास्पद बात नहीं करनी चाहिए कि दिल्ली का सीएम इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इस समय दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक है। अब मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, मगर इनका क्या है चित्रा जी, जेब में 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन और शीश महल में 15 लाख की टॉयलेट सीट। पुनः कह रहा हूं, जेब में 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन और 15 लाख की टॉयलेट सीट, 4 करोड़ के पर्दे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट देखिए जाके। उन्होंने शीला दीक्षित जी के बारे में कहा है कि मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री आवास पे 15-15 एसी लगे हैं, मैंने तो सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। और उनका वर्ड है, मेरा कलेजा कांप उठता है कि जब दिल्ली की 40% जनसंख्या झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इसमें रहता है, कौन भरता उसका बिल। अब बताइए, 15-15 तो टॉयलेट सीट लगी है, वो भी 15-15 लाख की लगी है। सोचिए कैसे बदले हैं ये लोग 10 साल के अंदर। और जो कांग साहब ने कहा सत्ता आई वैसे ही आई है। कांग्रेस को गाली बक बक के ये लोग चुनाव गैर राजनीति से राजनीति में आए और पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन में बनाई। ठीक है, मलविंदर गजब था। सिंह जी, हमने 73 साल में आज तक कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया, इन्होंने 73 दिन में समर्थन लिया। ठीक है, बहुत सारे मुद्दों पर आप बदले हैं, लेकिन सुधांशु जी ये बात भी सच है ना, उसके बाद भी जनता ने इनको चुना था। 13 में उन्हीं को, कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोसा था, फिर उन्हीं के साथ सरकार बनाई, लेकिन फिर से जब चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी जीत जाती है। मलविंदर सिंह कंग जी, लेकिन ये बात तो सच है ना, देखिए बाकी नेताओं को आप छोड़ दीजिए, जितनी राजनीतिक शुचिता की बात अरविंद केजरीवाल की ओर से चाहे आंदोलन के दौरान चाहे आंदोलन के बाद कही गई थी, तमाम वो रिकॉर्डिंग है, तमाम वो वीडियोस हैं जो देश हर रोज देखता है। अब उसके बावजूद अगर शीश महल की बात होगी तो फिर आप ये कहकर डिफेंड नहीं कर सकते कि पीएम का आवास या नया संसद भवन, अरे नई संसद भवन में पानी चूता था, वो तस्वीरें हम सब लोगों ने देखी हैं। तो पुरानी संसद भवन में, तो नई संसद भवन अगर बन गई तो क्या दिक्कत थी आपको? और उसमें अकेले प्राइम मिनिस्टर तो बैठने जाते नहीं है, आम आदमी पार्टी के सांसद बैठते हैं, कांग्रेस के भी लोग बैठते हैं, बीजेपी के लोग बैठते हैं। कंग साहब, चित्रा जी, 15 लाख गरीबों के लिए मकान की जरूरत थी कि आज प्रधानमंत्री आवास की योजना है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कौन सा घर का पर्सनल घर बनाया, कोई, वो भी मुख्यमंत्री आवास था। दूसरी बात सुधांशु जी बोल गए ना, अब क्या मौजूदा प्रधानमंत्री आवास पे सिक्योरिटी कवर नहीं है? क्या उसमें सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम है? आज प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी गरीब हैं, प्रायोरिटी दलित हैं कि नहीं है? क्या प्रायोरिटी आलीशान महल बनाना है? मैं ये नहीं कह रहा, आज भी जो नई बिल्डिंग बनाई थी पार्लियामेंट में, डिबेट पार्लियामेंट में हो नहीं रही, वो भी आज 3 साल के अंदर, इस बार बरसात के दौरान हम लोग मेंबर पार्लियामेंट हैं, पहली बार आए, इस बार टपकती दिखाई दी है बिल्डिंग। चित्रा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन्होंने कहा पंजाब का, प्लास्टिक का था और उसके बाद हवा की वजह से उसमें पानी चूने लगा। मैंने रिपोर्टिंग की है सर उस स्टोरी की। नहीं, मुझे चित्रा जी बात बोलिए। सुधांशु जी ने पंजाब सरकार पे सवाल उठाए। सुधांशु जी, आपकी जानकारी के लिए, बिजली फ्री भगवंत मान जी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में आके फ्री की है और 90% लोगों की बिजली फ्री है पंजाब में। आप बताइए कौन से सूबे में बिजली फ्री की है? दूसरी बात, 75% इरिगेशन एरिया, किसानी सूबा है हमारा, 75% इरिगेशन एरिया नहरी पानी से डेवलप किया है आम आदमी पार्टी ने। पहले 25% एरिया कवर होता था नहरी पानी से, ये आम आदमी पार्टी का काम है। 50,000 सरकारी नौकरियां हमने दी हैं। बताइए मोदी जी की 5 करोड़ नौकरियां कहां हैं? बताइए, आप तो कहते थे 5-5 करोड़ नौकरियां देंगे, कहां है नौकरियां? आप तो कहते थे कि डीजल और पेट्रोल 30 रुपए से सस्ते हो जाएंगे, आज 100 रुपए से ऊपर हो गए। डॉलर के मुकाबले रुपया कहां खड़ा? बताइए सुधांशु जी। ये तो कहते थे कि उस समय 60 रुपए डीजल था, आज 100 रुपए ऊपर हो गया। महंगाई का बोझ गरीबों पर पड़ रहा है, कोई इलाज नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। पढ़ाई और दवाई अगर किसी ने दी इस देश में, अरविंद केजरीवाल जी ने उसकी शुरुआत की है। मैं सुधांशु जी की जानकारी वही तो गरीबों की आज हमारी आयुष्मान प्रायोरिटी है गरीबों के मकान जो दिल्ली के। मलविंदर सिंह कंग साहब, चाहे सुधांशु त्रिवेदी जी हो चाहे कोई भी हो, अगर गरीबों की बात होती है तो पूरा देश आप लोगों से ये उम्मीद करता है कि अपनी राजनीति को आप पीछे छोड़ेंगे और जो भी योजना हो उसको लागू करेंगे। अगर आप गरीबों के वास्तव में हितैषी हैं तो बार बार आपसे पलट कर पूछा जाएगा कि आयुष्मान योजना को क्यों लागू नहीं किया गया, क्या दिक्कत थी आप लोगों को? अच्छी बात है, अब केजरीवाल सरकार भी गरीबों के लिए काम करे, केंद्र सरकार जो लेकर आती है उसका भी फायदा मिले। डबल फायदा अगर दिल्ली के गरीबों को मिल रहा है तो उसमें क्यों बाधक बन रहे हैं आप लोग? ये सवाल तो बड़ा है ना। अब हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़े हुए, उनके पास में जाऊंगी। सुधांशु जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, उनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर राकेश सिन्हा जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास।
सुधांशु जी, वो कह रहे हैं हमने 50,000 नौकरियां दी हैं दिल्ली वालों को, और नौकरी के मुद्दे पर आप लोगों ने क्या किया? मैं सिर्फ दो फैक्ट बता देता हूं। कांग साहब, आपको या तो जानकारी नहीं है या आप जान के गलत बोल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री आवास नहीं था, वो केजरीवाल जी को अलॉटेड था व्यक्तिगत रूप में, जैसे एक मंत्री को अलॉट होता है। आप कागज दिखा दीजिए कि वो दिल्ली का अधिकृत मुख्यमंत्री आवास था, जैसे प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पे प्रधानमंत्री भारत का अधिकृत आवास है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने पंजाब की बात कही, पंजाब में इंडस्ट्रीज बाहर भाग रही हैं। पंजाब में बिजनेस इन्वेस्टमेंट कांग्रेस की सरकार से कितना कम आ गया है। और पंजाब की स्थिति यह है कि कैप्टन अमरिंदर का जो होता था फ्लीट सिक्योरिटी का, भगवंत मान उसके 2 गुने बड़े सिक्योरिटी फ्लीट में चलते हैं। जानकारी के अनुसार मीडिया 35-36 गाड़ियां उनके लश्कर जर्रार में चलती हैं। वो जो कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, मैं ये नहीं गलत कहता, जरूरी है पंजाब के मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी। ये केजरीवाल जी जो बोलते थे वो अंट बोलते थे, जो कहते थे 3 कमरे का घर लेंगे, आज वो बात सामने आ गई। वो गरीब की बात है। देखिए, हम काम करते हैं तो मेहनत करके दिमाग लगा काम करते हैं। 50 करोड़ गरीबों को देना था, आप लोग दिमाग लगाते ही नहीं है। सबको दे दो, सारी महिलाओं को फ्री राइड दे दो। अरे भाई, दिल्ली वो राज्य है जहां पे महिलाओं की औसत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, सबसे ज्यादा अगर कार ओनर महिलाएं होंगी तो दिल्ली में होंगी। अरे इतना तो दिमाग इस्तेमाल कर लेते हैं, किसको जरूरत है किसको नहीं जरूरत है, सबको दे दो। दिमाग लगाना ही नहीं है, सबको फ्री बिजली दे दो। अब अगर 90% लोगों को फ्री बिजली दे रहे हैं तो बताइए खजाने की क्या स्थिति होगी। और पंजाब जो सबसे समृद्ध राज्य होता था उत्तर भारत का, वहां जो स्थिति हो गई 90% लोगों को फ्री बिजली चाहिए। ठीक है, इन्होंने किस मुकाम तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब मैं जरा राकेश जी के पास जाऊंगी। ठीक है राकेश जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, यहां पर दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है ना, वो ऑड इवन जो फैसला कई बार दिल्ली सरकार की ओर से लिया जाता है उसी दिशा में आगे बढ़ती है, कभी इनकी कभी उनकी बात। लेकिन इन सब के बीच आज बड़े तरीके से हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी किया गया, जिसका पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। लेकिन इन सब के बीच वही सवाल कि अगर केंद्र सरकार है और दिल्ली की सरकार है, दोनों मिलजुल कर काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब मैं लोगों के बीच जाती हूं तो ये सवाल अक्सर लोगों की ओर से उठाए जाते हैं कि हमेशा अगर अलग अलग पार्टियों की सरकार रहेंगी तो वो अलग अलग निर्णय लेंगी क्या? राकेश सिन्हा जी, देखिए, पहली बार अलग अलग सरकारें नहीं बनी है। 1967 में विपक्ष की सरकारें बनी थी 8 राज्यों में, फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 77 में ऐसी स्थिति आई थी, 80-90 के दशक में हमने देखा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की स्थिति एकदम भिन्न है। इनकी नीयत में ही खोट है और ये दिल्ली को प्लेटफॉर्म बनाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उपयोग करना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में 12th का रिजल्ट आया था, तो अच्छी बात है, रिजल्ट अच्छे हों बुरे हों ये तो दिल्ली के लोगों के लिए है। उस रिजल्ट को मुंबई के एक अखबार में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट छपा था। आप दिल्ली के गरीबों का पैसा, जिसकी बात मैं आम आदमी की प्रवक्ता से सुन रहा था कि यहाँ के लोगों को घर चाहिए, स्कूल चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, वह पैसा अखबार के विज्ञापन में महाराष्ट्र के एक अखबार को दिया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल जी की दूसरी कहानी बता रहा हूँ। आप कालका जी, लाजपत नगर के स्कूलों को जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है। बाहर से चमका देने से कोई स्कूल की स्थिति बदल नहीं जाती है। जो आपने अस्पताल दिया है, जो मोहल्ला क्लिनिक का नाम दिए हैं, डॉक्टर कितने दिन आते हैं और आउटडेटेड मेडिसिन दिया जाता है। देखिए, इसका ऑडिटिंग होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी अपने प्रोपेगेंडा के आधार पर काम करते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिल्ली देश की राजधानी है, पेरिस है, वाशिंगटन है, मेलबोर्न है, जहां देखिए राजधानी है। उस राजधानी में हालांकि कहीं की राजधानी राज्य नहीं है, लेकिन दिल्ली में राज्य का दर्जा दिया गया है, तो राज्य की स्थिति होनी चाहिए। यहाँ पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव है। यहाँ पर पूरे दिल्ली में हर प्रकार के लोग आते हैं, देश दुनिया से आते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का पूरा बर्ताव एक व्यवस्था विरोधी नहीं रही, अराजकतापूर्ण व्यवहार रहा है। देखिए, व्यवस्था विरोधी बनकर वे उभरे थे और अराजकता का काम करने लगे। सत्ता में आने के बाद जो एक दायित्व होता है कि केंद्र सरकार से मिलकर काम को, दायित्व का निर्वाह नहीं करें, केंद्र सरकार ने कहां आपत्ति जताई? जब शराब घोटाला हुआ, चित्रा जी ये बताइए कौन सी केंद्र सरकार होगी, केंद्र की एजेंसी होगी, जब आप 400 करोड़ का 500 करोड़ का शराब घोटाला करेंगे और सरकार चुप बैठी रहेगी? इन घोटाले में कितने इनके ऑफिसर्स सस्पेंड हुए, कितने लोग जेल गए? हर बात में राजनीतिक षड्यंत्र कह देना। वो आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। दो सवाल आपकी बातों से राकेश जी, ये आप ही से ये सवाल है, वो बार बार ये शराब घोटाले को वो बीजेपी की साजिश करार देते हैं। दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था की आपने बात की, एक बड़े देश के अखबार में
जब मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, उनकी तारीफों में कसीदे पढ़े गए थे और वहां पर पूरे फ्रंट बहुत बड़ा आर्टिकल निकला था, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने अपनी पीठ थपथपाई थी। तो क्या ये बातें आप लोगों को नजर नहीं आती? मैं आ रही हूं अनुराग भदौरिया जी, आ रही हूं आपके पास, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार इनकी बात हो जाए। आ रही हूं अनुराग जी आपके पास। राकेश सिन्हा जी, उनकी बात नहीं होगी, जो सुधांशु जी ने बोला वही वो बोल रहे हैं, जो वो बोलेंगे वही सुधांशु जी बोलेंगे। इनके काम ही शिकायत करना है। अनुराग जी मैं आ रही हूँ आपके पास, ठीक है, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, आप पॉजिटिव बोल लीजिएगा। आ रही हूँ आपके पास, बोलिए राकेश। ठीक है, मैं चित्रा जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दिल्ली के उन बस्तियों में जाकर देखिए सड़कों की हालत क्या है, जो अरविंद केजरीवाल को ठीक करना था। जहां आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं। अब उन सड़कों पे जाकर देखिए, पानी 2 दिन पानी पड़ने के बाद सड़कों पर चलने की स्थिति नहीं रहती है। उन बाजारों की स्थिति जाकर देखिए, चुनाव के समय में सक्रिय हो गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अरविंद केजरीवाल के साथ कि इनके पास जो टीम है, उस टीम में सांप्रदायिक दंगा करने वाले लोग हैं, उस टीम में वे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। पहली बार किसी मंत्रिमंडल और विधायक दल में दंगाई और दूसरा भ्रष्टाचारी लोग हैं। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने जो भाषण दिया, बताइए अरविंद केजरीवाल जी ने कब झुग्गी झोपड़ी के लिए, कब अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए, कब स्कूलों के लिए भाषण दिया? विधानसभा में 370 पे भाषण देते हैं, विधानसभा में ये अयोध्या पे भाषण देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, यदि आपको राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है तो उसके लिए इस लोकतंत्र में कोई रोक नहीं है, लेकिन उस राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की आड़ में दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाना बंद कर दिए, चूंकि समाजवादी करना बंद कर पार्टी ने खुलकर समर्थन किया है आम आदमी पार्टी का। तो मैं जरा जवाब ले लेती हूँ, बहुत देर से अनुराग भदौरिया जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे। कंग साहब उसके बाद में आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी बताइए, अब बीजेपी कह रही है आप ना 3 में है ना 13 में है, सपोर्ट करके ही अपनी राजनीति को दिल्ली में आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आज तो पीएम ने कई सौगात भी दी है दिल्ली की जनता को। अनुराग भदौरिया जी, तो जब गरीबों के लिए कुछ अच्छी योजनाओं का ऐलान हो, उस समय तो दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए। हाँ, तो ऐलान पहले हो जाता, चुनाव के पहले, तो अच्छा लगता है ना। जब चुनाव सर पे आ गया तब याद आया भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिल्ली के बारे में सोचना है। और अभी कहते हैं ये 3 में ना 13 में, इसके मतलब ये राष्ट्र का सम्मान नहीं करते। राष्ट्र में तो सभी अपने हैं। जो अगर दिल्ली में हम लड़े या ना लड़े, या हम तमिलनाडु में लड़े ना लड़े, हमारा ही देश है। आप ही तो कहते हो ना राष्ट्र एक होना चाहिए। अभी राष्ट्र को बांटने लगे, पार्टी के आधार पे बांटने लगे। मैंने पहले बांटते हो जाति पात धर्म में, आप बांट दिया कि नहीं जो जहां नहीं लड़ता है, जिसकी वहां पार्टी नहीं है, वो वहां का उसका कोई लेना देना नहीं। अरे भैया, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को सबसे लेना देना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलती है कि राष्ट्र की बात नहीं करते, ये सत्ता की बात करते। देखा आपने, तुरंत सत्ता पे आगे करे, आपका वहां कोई लेना देना नहीं तो क्यों बोल रहे? मतलब दिल्ली में कुछ हो जाएगा और ऐसे यहाँ 600 करोड़ की योजना की आधारशिला रखी है आज प्रधानमंत्री ने। सूरजमल बिहार में अकादमिक ब्लॉक रखा है, द्वारका के वेस्ट कैंपस में नया ब्लॉक खोला गया है, नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज भवन, वीर सावरकर कॉलेज भवन। मुद्दे पर आते हैं ना आप, मुद्दे पर आते हैं, ये राष्ट्र की बात हो जाएगी मुद्दों पर। दिल्ली चुनाव पर आपने प्रचार कर दिया, मुझे बोलने दीजिए। आपका प्रचार हो गया, मुझे बोलने दीजिए। अब सवाल है, देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पे देखा सुधांशु जी ने क्या बोला, इन्होंने कोई पॉजिटिव नहीं चीज बोली। ऐसा लगता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना ही देना नहीं है। अरे भाई, आधे ज्यादा सरकार तो आपकी है दिल्ली में। मान लिया आम आदमी पार्टी कुछ नहीं किया, तो आपने क्यों नहीं किया? भाई, आप तो जब यहाँ चुनाव लड़ते हो ना लोकसभा का, तो कहते हो ना चिल्ला चिल्ला के, हम आएंगे तो प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो दिल्ली भी उसमें आता था, ऐसा नहीं कि दिल्ली नहीं आता था, दिल्ली भी आता था। कितना दिया आपने? हम आएंगे तो आके यहाँ पे डीजल पेट्रोल सस्ता, तो दिल्ली भी आता था ना उसके अंदर में। आपने कहा था हर व्यक्ति को घर मिलेगा, दिल्ली भी आता था उसके अंदर में। ऐसा नहीं दिल्ली नहीं आता था। हम आएंगे, गंगा की सफाई होगी, यमुना की सफाई होगी, तो दिल्ली वाली यमुना भी आती थी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की यमुना नहीं आएगी। दूर और दूसरे जहां बीजेपी की सरकार, वहां की यमुना की आप सफाई करेंगे, दिल्ली की नहीं करेंगे। आपने कहा था हम आएंगे स्वच्छ भारत बनाएंगे, अगर दिल्ली में गंदगी थी तो आपने सफाई क्यों नहीं की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप शिकायत कर रहे हो, लेकिन आपने कहा यहाँ पे क्या किया बताइए ना। जब पानी भर जाता है तो वहां पे जाके पहुंच जाते हो कैमरा लेके, देखिए पानी भर गया, पानी भर गया। अरे आप ही तो कहते थे हम आएंगे तो यहाँ पे सब स्मार्ट सिटी बनेगी, तो दिल्ली में पानी कैसे भर गया? आप क्या कर रहे थे? मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है, वहां सिर्फ बुराई करना। तो ये कहिए ना कि हम बुराई करने वाले सरकार है। बोलिए सुधांशु जी। हाँ, जो दिल्ली में यमुना साफ नहीं हुई है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, वो बोल रहे हैं। सकारात्मक राजनीति नहीं करता। हाँ, मैं जवाब ले लीजिए, मेरी 1 सेकंड और बात सुन लीजिए, 10 सेकंड और सुन लीजिए। चित्रा जी 10 सेकंड ज्यादा बोलिए, 10 सेकंड। मैंने कहा बुजुर्गों ने कहा है
कि बुजुर्गों ने कहा है कि जो व्यक्ति जो पार्टी दूसरों की बुराई करता हो, समझ जाओ वो नकारात्मक पार्टी है, नकारात्मक व्यक्ति है, उसको अभी बैठकर आप वही तो कर रहे हैं, वो सिर्फ दूसरों में कमी खोजता है। अभी बैठकर वही बातें तो आप कर रहे हैं जो आप उदाहरण देकर समझा रहे हैं। खैर, सुधांशु जी, उन्होंने यमुना को लेकर उन्होंने आरोप लगाए। ठीक है, यमुना की सफाई नहीं हुई, उसके लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है। बोलिए सुधांशु जी। देखिए चित्रा जी, मैं इनका क्रमवार जवाब देता हूं। पहली बात में भदौरिया जी ने कहा लेना देना नहीं है, तो साहब आप दिल्ली में आए, बहुत जबरदस्त लेना देना है। जब यूपी में बाई इलेक्शन था तो कांग्रेस को देना 0 सीट है और लेना 9 सीट है। अब जब दिल्ली में आए हैं तो लेना कांग्रेस से ठेंगा है और देना है मीडिया में आके प्रवचन। गजब का लेना देना है आपका, बहुत बेहतर समझ में आता है। और आपने जो बात कही कि सांसद होने के नाते, हम बिल्कुल कहते हैं, तो आपके 37 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, तो सड़कें बनवाना 37 सांसदों का काम है। आप अपने उन 37 सांसदों के क्षेत्र में आके कहेंगे कि जल का भराव और ये करना सब उसका काम है। महोदय, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कहां कहां सत्ता में हैं, कहां कहां आपके सांसद हैं। मगर एक बात मैं बताना चाहता हूं चित्रा जी, इन्होंने सांसदों की बात याद दिलाई, तो अगर आम आदमी पार्टी ने ये रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे प्रचंड बहुमत विधानसभा में पाया है, तो एक ऐसा भी रिकॉर्ड बनाया है कि जिस राज्य में उसकी सत्ता है वहां से 0-0-0 सांसद की हैट्रिक बनाई है। 10 सेकंड दीजिएगा। आपको कोई ऐसी पार्टी नहीं मिलेगी कि जिसकी प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में हो और एक भी सांसद उनका दिल्ली से ना हो। मुझे लगता है यह भी देखना चाहिए। तो और पिछली बार तो कांग्रेस से गले भी मिल लिए और अब कैसे एक दूसरे के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं चित्रा जी जो पहले बोला था वो आज फिर बोल रहा हूं, लेना देना के बारे में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 6 महीना पहले जिस ढंग से मिलकर चुनाव लड़े थे, आज दिल्ली की जनता क्या सोचती होगी? आज एक दूसरे के बारे में वो एंटी नेशनल है, वो अपराधी है और क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, ये इंडी गठबंधन के दल, चाहे सपा कांग्रेस हो या कांग्रेस आम आदमी पार्टी हो, ये एक दूसरे से जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था और नजर गद्दी पे रहती थी कि कौन दूसरे को निपटा के पूरी गद्दी कब्जा कर ले, और उनके दिल के भाव अब उभर के सामने आने लगे एक दूसरे के। बोलिए 10 सेकंड अनुराग जी। 10 सेकंड। देखिए एक तो मैं तो सुधांशु जी से मैंने आदर पर रिक्वेस्ट करूंगा, अलाउद्दीन जलाउद्दीन भूल जाइए। आप रोज हर डिबेट में अलाउद्दीन खिलजी ले आते हैं। अरे भैया, वो जमाना चला गया। आज के देश में स्वतंत्र भारत है ये, और स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र बातें कीजिए जो अच्छा लगेगा। आप हमेशा एग्जाम्पल देते हैं तो ऐसा देते हैं एग्जाम्पल जिससे कोई लेना देना नहीं है किसी को। दूसरी बात, दिल्ली में सांसद होना, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आधी से ज्यादा सरकार चलाती है। पुलिस उसके पास है, जमीन उसके पास है, आधी से ज्यादा तो सरकार आपके पास। इसलिए सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारे पास नहीं है, ना पुलिस हमारे पास है, ना जमीन हमारे पास है। हमारा कोई सरकार में कोई हमारी भागीदारी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी हम आपकी तरह नहीं है। हम जिम्मेदारी से कहते हैं, जहां का जो सांसद है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप अपना जो उसको निधि मिलता है वो निधि को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें और विकास का कार्य करें। लेकिन आपकी तरह हम उस समय उंगली नहीं उठाएंगे। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा सुधांशु जी, दिल्ली आप भी सरकार में है दिल्ली में, और आपकी जिम्मेदारी बनती है आप शिकायती कैरेक्टर छोड़िए। इस तरह का जो आपका दूसरों को बुराई करने का कैरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, छोड़िए। आप जनता के बारे में सकारात्मक बातें कीजिए। आपने क्या किया दिल्ली के लिए वो बताइए। आप 5 काम गिनाइए दिल्ली के लिए जो आपने किया हो, जो दिल्ली जिसकी वजह से दिल्ली को परेशानियों से दूर हुए, जनता को फायदा मिला। सुधांशु जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। और मैं दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ मंच पर नजर आए थे अखिलेश यादव, और उन्होंने जमकर उनके कामकाज की तारीफ भी की थी। कांग्रेस के साथ यहां पर नहीं है सपा। देखिए, फिर इनका क्रमवार जवाब देता हूं। भदौरिया जी की बात का क्रमवार जवाब देते हैं। बिल्कुल, आज के जमाने में इतिहास की बात क्यों करना। तो भदौरिया जी, आगरा में म्यूजियम बनवाकर 2013 में अखिलेश यादव जी उसका नाम मुगल म्यूजियम काहे रखे थे भाई? काहे रखे थे 2013 में? और आपकी पार्टी के एडवोकेट जनरल थे जफर याब जिलानी, जो उत्तर प्रदेश की सपा की सरकार के एडवोकेट जनरल थे, और उसके बाद वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लिए आप अपियर होते थे। सपा की सरकार का एडवोकेट जनरल होते थे मेरे भाई। अब बोलने से पहले खुद देख लिया करो प्रभु, खुद देख लिया करो। अरे आपको याद दिलाया, आपने जिंदा रखा आपका, अब फिर बीच में बोलने लगे। पता है बेटा, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आता है महोदय, तो आपके साथ यही होता है। काहे कि अखिलेश जी सब चीजों को जिंदा रखे। आपकी सरकार बाबर के नाम पे जाके खड़ा होता था, आपकी सरकार का वकील एडवोकेट जनरल रहते हुए, जफर याब, अब आता हूं, एडिशनल एडवोकेट जनरल रहते हुए
अब बताता हूं हमने क्या क्या किया। आज ही प्रधानमंत्री जी ने 4,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, दिखाई नहीं पड़ता है। दिल्ली से मेरठ तक का जो एक्सप्रेसवे बना वो दिखाई नहीं पड़ता है। किस ढंग से दिल्ली के आसपास की जो रिंग रोड बन रही है वो दिखाई नहीं पड़ती है। जो एलिवेटेड जो हमारे क्षेत्र में है वो तो दिखाई पड़ता है ना, किस ढंग से दिखाई पड़ रहा है। मगर हम ये पूछना चाहते हैं, और हमने गंगा निर्मल हुई है कि नहीं? वाराणसी में आप देखते हैं स्टीमर चल रहा है कि नहीं? इससे पहले कभी स्टीमर चलते देखे थे? प्रियंका गांधी जी वाराणसी से प्रयागराज तक गई थी बाई वाटर रूट से। एको गंदगी होती ना तो सोशल मीडिया पे छकाए दिए होते, मगर कुछ नहीं दिखा। इसलिए समझ में आता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करिए। भाषण देना आसान है, पर अपनी पार्टी की बातों को भी याद रखना थोड़ा चाहिए। ठीक है, मलविंदर सिंह कंग जी हाथ उठा रहे हैं। 10 सेकंड में जल्दी से अनुराग भदौरे जी जल्दी से। हाँ 10 सेकंड मैं पूछना चाहता हूँ, गंगा मैया साफ हो गई? अगर नहीं विश्वास है तो आइए मेरे साथ, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, कानपुर से लेके आपको घुमा के लाता हूँ। ठीक है सर, अभी दिल्ली में ही रहते हैं, कानपुर बाद में चले जाएंगे। ठीक है, कानपुर जाएंगे, अभी थोड़ा साल 1.5 साल का वक्त है यूपी चुनाव में, लेकिन उसके पहले अब मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहते हैं अनुराग भदौरे जी, आपको वो तस्वीरें डालनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि कितनी गंदगी है अलग अलग हिस्सों में। लेकिन अब मैं आ जाती हूं आम आदमी पार्टी पर सीधे। कंग साहब आपसे सवाल करते हुए, देखिए प्रधानमंत्री ने जिन बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया उसमें मुख्य बात अन्ना हजारे के नाम को लेकर भी उनकी ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेला, शराब में घोटाला किया, बच्चों के स्कूल में घोटाला किया, गरीबों के इलाज में घोटाला किया, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला किया, और यमुना जी की जो स्थिति है वो तो पूरा देश देख रहा है दिल्ली में। इस पर भी जवाब दीजिए। ये तो मुख्य मुद्दे हैं ना जिस पर कांग साहब आपको जवाब देना होगा। चित्रा बिल्कुल जवाब दूंगा जी। चुन चुन के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे 70,000 करोड़ का घोटाले का आदमी हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चुन चुन के भाजपा देश में से जो करप्ट से करप्ट लोग हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं करप्ट, हम नहीं कहते, उनको भाजपा में ले आए तो दूध के धुले हो गए। आज देश भर से जो सबसे करप्ट लोग हैं वो भाजपा में, और जिनको भाजपा ने ही करप्ट कहा था। दूसरी बात, अभी राकेश जी कह रहे थे दिल्ली देश की राजधानी है, बिल्कुल ठीक है, दुनिया भर के लोग आते हैं। और राकेश जी, अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल देखने ही डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ जो है उसने इच्छा जताई थी, देख के गई थी, वो अरविंद केजरीवाल के स्कूल थे। और लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है? एनसीआरबी भारत सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, चाहे हरियाणा, चाहे यूपी, चाहे उत्तराखंड, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां सबसे ज्यादा क्राइम है। वो और गैंगस्टर की पनीरी जहां बन रही है वो भाजपा की सरकारें। और दिल्ली में क्या हो रहा है? तो फिर तो आप दिल्ली में सिर्फ पुलिस ही नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी भाजपा के नॉमिनेटेड। हाँ, अगर गैंगस्टर की लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे फिर तो पंजाब से आप पर जवाब मांगा जाएगा ना हर रोज। हाँ, पंजाब नहीं है उसमें, एनसीआरबी में जहां जहां बीजेपी की सरकारें सबसे बदतर हालात लॉ एंड ऑर्डर के वहां है। दिल्ली में पुलिस भाजपा कंट्रोल करती है, अमित शाह जी कंट्रोल करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार कंट्रोल करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है उस पर बात करो ना आप। लॉ एंड ऑर्डर पर मैं राकेश जी से जवाब दूंगी, ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया, ये बिल्कुल सही बात है। दिल्ली वाले मुद्दे पर जरा यमुना जी की भी बात कर लेते। नहीं कंग साहब आप सुनिए ना, जब भी आप विदेशों की तस्वीर देखते हैं या देश के दूसरे हिस्सों की, वो बनारस की बात करके गए हैं कि गंगा वहां पर किस तरह से अविरल हुई है और वहां पर अलग अलग जगहों पर हमने देखा नए घाटों का निर्माण भी हुआ है। जब हम यमुना की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो आंखों के सामने आ जाता है जब उन्होंने कहा था 2024 तक बिल्कुल यमुना साफ हो जाएंगी। सर हम 2025 में बैठे हुए हैं, आज पीएम ने भी छठ वाला मामला गिराकर इस पर हमला किया है आप लोगों के ऊपर। ये यमुना जी की सफाई में कितना वक्त लगेगा आम आदमी पार्टी की सरकार को? वक्त नहीं लगेगा। अगर भाजपा के नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगे ना लगाए तो 1 साल में ही हो सकता है सारा कुछ। और बहुत सारी लेख बनाई है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में। मसला तो यहां है, जब अरविंद केजरीवाल जी की कैबिनेट कोई फैसला लेती है, आम आदमी पार्टी की सरकार कोई कैबिनेट फैसला लेती है, अतिशी जी की कैबिनेट फैसला लेती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उस फाइल को दबा के बैठ जाते हैं। बताओ, काम ना करने के लिए हर बार उस पर प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोलेंगे। राकेश जी, आज 10 साल बाद नींव पत्थर रखने आए। हमने 10 साल में 3-3 यूनिवर्सिटी बनाई है, ठीक है, हजारों क्लासरूम बनाए हैं, ठीक है, नए हॉस्पिटल बनाए हैं, 3 नए हॉस्पिटल बनाए। प्रधानमंत्री बता दें एक भी हॉस्पिटल बनाया दिल्ली में? राकेश सिन्हा जी उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। आज कुछ कामकाज गिना रहे थे, मैं उस पर आऊंगी, ठीक है।
राकेश सिन्हा जी वो कह रहे हैं कि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं एलजी फाइल अटका देते हैं, तो फिर दिल्ली की सरकार कैसे काम कर सकती है? देखिए, पहले तो अनुराग भदौरिया जी ने एक बात कही थी कि राज्य में केंद्र क्यों नहीं काम करे। केंद्र और राज्य में एक संघीय व्यवस्था है और उसी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली जल बोर्ड को 1200 करोड़ रुपया जमुना की सफाई के लिए दी गई है और दिल्ली सरकार को 6800 करोड़ दिया गया है। चित्रा जी, 6800 करोड़ किसी गरीब व्यक्ति को जाकर बताइए, हमारे जैसे व्यक्ति को बताइए तो लगता है 6800 करोड़ कितना पैसा होता होगा। लेकिन जमुना जाकर देख लीजिए वो कितनी पानी की जो स्थिति है, और ये सबके लिए है। मैं केजरीवाल साहब की आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली की जनता के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। इसमें केजरीवाल के भी बच्चे दिल्ली में ही रहते हैं। इतनी भ्रष्टाचार मत कीजिए कि 6800 करोड़ रुपया में 1 रुपया भी खर्च ना हो पाए। एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आज देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक स्वतंत्र वीर सावरकर जी के नाम पर एक कॉलेज का उद्घाटन जी, इसके ऊपर कितनी आपत्ति इन लोगों को है। जो केजरीवाल भारत की संस्कृति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन को स्वीकार नहीं करते हैं, आज बताएं कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी के प्रति इनके पास थोड़ी भी रिगार्ड है क्या? ये इतिहास के साथ ऐसी अनैतिकता बरतते हैं। न भदौरिया साहब उनका सम्मान कर सकते हैं, न आम आदमी पार्टी सम्मान कर सकती है। जब अपने राष्ट्रीय नेताओं के प्रति जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उनको थोड़ा सम्मान। आज महाराष्ट्र में लगभग 2 दर्जन स्कूल कॉलेज स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम पर है। एक पारसी कॉलोनी में सावरकर स्कूल है। कितनी विविधता है। कॉलोनी का नाम पारसी है और सावरकर जी के नाम पर स्कूल है। वो कह रहे हैं हम नाम के नहीं काम की राजनीति करते हैं। कॉमर्स कॉलेज है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम नाम के नहीं काम की राजनीति करते हैं। जी नहीं, काम तो उन्होंने जेल में जाकर ही किया है। काम तो सिसोदिया जी जेल में जाकर किए हैं, काम तो जैन साहब जेल में जाकर किए हैं। और सबसे बड़ी बात वो बताएं कि दिल्ली के दंगा में जो लोग अपराधी थे, क्या उनको टिकट देने जा रहे हैं या नहीं? जो दिल्ली के दंगा के सरगना थे, आज कांग्रेस पार्टी भी उनको टिकट दे रही है और आम आदमी पार्टी भी टिकट दे रही है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दंगाइयों के मामले में एक ही तराजू में खड़े हैं और समाजवादी पार्टी का तो करना ही नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश में उन्हीं के साथ हैं जो माफिया है, जिसको योगी जी समाप्त करना चाहते हैं, उसके पैरोकार बने हुए हैं। 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए ना, आप जवाब तो दीजिए इसका साफ तौर। इन्होंने कहा जो देश की आजादी में जिनका हिस्सा रहा है, तो अशफाक उल्लाह खां भी तो देश की आजादी में शहीद हुए थे। शहीद चंद्रशेखर आजाद भी तो शहीद हुए थे, उनका भी नाम ले लेते, उनके नाम से भी खोल देते, क्या दिक्कत थी उसमें? हम कब मना करते हैं? इनका नाम लेने में, अशफाक उल्लाह खां का नाम लेने में आपका क्यों गाना गाने लगते हैं? अरे आज तो वीर सावरकर के नाम पर खुला है, तो क्या आपत्ति हो गई? क्या आपत्ति हो गई अनुराग भदौरिया जी? ठीक है, बाकी लोगों के नाम पर भी खुल जाना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए। क्यों नहीं अशफाक उल्लाह खान के नाम पर और आप वीर सावरकर के नाम पर खुल गया तो क्या आपत्ति है? हाँ, मैं कह रहा हूँ खुल जाना चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ नहीं खुलना चाहिए? तो मैं कहता हूँ उनके नाम से भी खोल दीजिए ना। क्या दिक्कत है उसमें? हम कब मना कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं अशफाक उल्लाह के नाम से भी खोल दीजिए, वो भी देश की आजादी में शहीद हुए। यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से भी खोल दीजिए, क्यों नहीं भाई? उसी से बोलना चाहिए ना, इनके नाम से भी खुलेगा, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, बोले राकेश सिन्हा जी। देखिए, मैं सावरकर जी और अशफाक उल्लाह खां के बीच में कोई अंतर नहीं करता हूँ। सुन लीजिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। दिल्ली में भगत सिंह के नाम पर कॉलेज, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो भगत सिंह जी के नाम पर कॉलेज खोला गया था। आपने भगत सिंह जी के नाम पर क्या किया? और आप प्रस्ताव दीजिए, मैं स्वागत करता हूँ। अशफाक उल्लाह खान एक बड़े देशभक्त थे, प्रेरणा के स्रोत हैं। और इसके सावरकर जी और अशफाक उल्लाह खान में आप अंतर करें। मुझे उनका धर्म दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो देशभक्त दिखाई। मुझे एक ही धर्म जानता हूँ। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आजादी में जो शहीद हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं चंद्रशेखर आजाद की भी बात की, उनके नाम से भी खोलिए। आप चिंता मत कीजिए, आप चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से भी खोलिए, क्या दिक्कत है? बोस जी की प्रतिमा नरेंद्र मोदी जी ने लगाई। हमें क्या खोल नहीं रहे, इसलिए चिंता हो रही है। बात तो करना, आप खोलते तो चिंता नहीं होती। सुभाष चंद्र बोस अपनी अपनी बारी में दोनों लोग बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा अनुराग जी? ठीक है, कैसे समझ में आएगा? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड काल में लगाया था। उस सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कांग्रेस और इनके कुनबे के लोग, मैं कांग्रेस का कुनबे में समाजवादी पार्टी भी आती है, ये पूरा सूडो सेकुलर का एक कुनबा है।
इन्होंने आज तक बोस के बारे में ऐसा नहीं सोचा। और आपने कहा सफकुल्ला खां का निश्चित रूप से खुलना चाहिए, और जब भी हमें अवसर जैसे ऐसी समय आएगा हम सफकुल्ला खां के नाम पर खोलेंगे, क्योंकि वे हमें देशभक्त दिखाई पड़, आपको वो मुसलमान दिखाई पड़ रहे हैं, हमें वे देशभक्त दिखाई पड़ रहे हैं, आपको सावरकर हिंदू दिखाई पड़ रहे हैं, हमें देशभक्त दिखाई पड़ रहे हैं। यही हम में और आप में अंतर है। 10 सेकेंड नहीं तो फिर आप दोनों का बात खत्म कर लीजिए, वक्त नहीं है मेरे पास। अनुराग भदौरे जी, हाँ बोलिए। ना मैंने मुसलमान बोला ना हिंदू बोला, हाँ। मैंने व्यक्ति का नाम लिया, और व्यक्ति का चंद्रशेखर आजाद जी भी मैंने बोला, अशफाकुल्ला खां भी बोला। आपकी नजर का चश्मा अगर धर्म से है, आपके चश्मे में धर्म का रंग चढ़ा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। 5 सेकंड में राकेश सिन्हा जी। देखिए, वास्तव में जिस दर्शकों को, चित्रा जी आपको भी समझ में आ रहा होगा, जब सावरकर जी के साथ सफकुल्ला खां का नाम बोला तो कहने का सेंस था कि आपने एक हिंदू के नाम पर खोला, मुसलमान के नाम नहीं खोला। इतनी बात तो हम सब समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में इन बिटवीन लाइन कहते हैं। और मैंने यही कहा कि हमारा धर्म देशभक्ति है, यही धर्म के साथ आज संघ परिवार पूरे देश में फैल रहा है। चलो आपका धर्म समाज में वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज जबरदस्त तरीके से हमला किया गया आम आदमी पार्टी के 10 सालों की सरकार के कामकाज को लेकर। उन्होंने सवाल उठाए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया। तो वहीं दूसरी तरफ आपकी ओर से खुद केजरीवाल सामने आए और उनकी ओर से कहा गया कि 10 सालों में अगर बीजेपी की केंद्र सरकार ने किए होते काम तो फिर आज आकर मुझ पर हमला नहीं करना होता। कुल मिलाकर तू डाल मैं पात, इसी तर्ज पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के भीतर दिल्ली की सियासत आगे बढ़ी है। अब किसकी बातों का दिखेगा चुनावों में दम, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।